जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू। तारड़ साहब, आज एक जब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चार्ज संभाला है, वो पहली दफ़ा आज गए लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और वहाँ पे उन्होंने जाके मुआयना वगैरह किया, और उन्होंने कहा कि हमारे पास कैपेसिटी है कि हम वी कैन टेक फाइट बैक टू द एनिमी। और तारड़ साहब बेसिकली वो रेफरेंस दे रहे थे अजीत डोवल साहब, जो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनकी एक डॉक्ट्राइन है ऑफेंसिव डिफेंस, यानी कि अगले मुल्क के, अगले दुश्मन के घर में जाके जो है वो लड़ना। तो वो कह रहे हैं कि हम इसको जो है ना वापस लड़ाई वहीं पे ले जाएंगे। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। तो इसकी भी एक बड़ी कॉन्टेक्स्ट है। इसको आप कैसे देखते हैं, आर्मी चीफ को बॉर्डर पे जाना और ये बातें करना, और उधर हमारे पास फंड्स भी नहीं है, और इस तरह की चीजें डिस्कस करना। और दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा है कि बाजवा साहब जो हैं, उन्होंने मेरे साथ डबल गेम की है, मेरे साथ गद्दारी की है, और ये डबल प्ले कर रहे थे। तो ये जो एक तरफ जिसे कहते हैं सियासत दोबारा एक्टिव हो रही है, और हुकूमत ने कह दिया कि हमें इमरान खान के साथ बात नहीं करनी अगर ये पहले प्री कंडीशंस लेके आ रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दिस डेवलपिंग सिनेरियो सर? देखिए, मैं वो जो हमारे पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब फ्रंट लाइन पे गए, उनकी तो मजबूरी थी जाना। मैं समझता हूँ उनको जाना पड़ा है वहां पे, क्योंकि गुजरात के इलेक्शन है और वहां पे उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंटें देनी थी। उन्होंने इंटरनल भी देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जब भी पाकिस्तान और मुसलमान जो है, इनको भारत के अंदर इनको हमेशा यूज किया जाता है फॉर द पॉलिटिकल गेन। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी कई चीजें पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और अनफॉर्चुनेटली भारत से भी वो गुजरात के इलेक्शन है, और इस खिते की बदनसीबी है कि भारत एक इतना बड़ा मुल्क है, वहां पे हर वक्त इलेक्शन कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं, और उन्होंने उनको डिस्ट्रैक्ट करना होता है। कभी कभी उन्होंने वहां पे लोगों के जज्बात से खेल के उन्होंने हिंदू मेजोरिटी के वोट लेने होते हैं। और पिछला और अपॉर्चुनिटी भी थी, उन्होंने पिछला महीना डेढ़ जो है उस पर खूब पीओके उन्होंने करते रहे, तो आज आर्मी चीफ को जाना पड़ा। मैं समझता हूँ, और उन्होंने जाके उसका जवाब दिया। और बिलखसूस मैं इसको कहना चाहूंगा, यही हमारे खत्ते की जो है वो इश्यूज है। लेकिन दोनों साइड, बल्कि दोनों साइडों के सोचना चाहिए। बोथ साइड्स आर एटॉमिक पावर्स। ये जिस तरह वो उधर भारतीय उनके एक लेफ्टिनेंट जो थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी लेफ्टिनेंट जनरल ने, कि हम वी कैन गो देयर एनी टाइम। ये अगर पाकिस्तान के पास वो पटाखे मौजूद ना होते तो फिर शायद मैं बिलीव कर लेता कि ये भूटान और नेपाल की तरह ये भी शायद ना हो। ये भी मेरे ख्याल में एक सर्टेन एक्सट्रीम तक जाने से पहले अल्टीमेटली दे वोंट हैव एनी चॉइस ईदर। तो ये इमेच्योर स्टेटमेंट्स थी, लेकिन आज आर्मी चीफ गए हैं और उन्होंने उसका जवाब दिया है। इवन देन के पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी, जिसमें फौज का हिस्सा कुछ उनका फौज का कोई भी इसमें किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन दुख की बात है जिस तरह का उनको स्टेज मिला है आसिम मुनीर साहब को। हमारे पिछले आर्मी चीफ जो है वो बिल्कुल जिस तरह आज मूनस अलाई साहब जिस तरह पेश कर रहे हैं चीजें, और वो बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने दरियाओं के रुख मोड़ दिए। बाजवा साहब की ड्यूटी थी कि दरियाओं के रुख मोड़ते बॉर्डर पे जाके, लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में बिजी रहे, कभी पंजाब के अंदर और कभी कौमी असम्बली के अंदर। काश हमारे पिछले आर्मी चीफ फौजी होते। वो सियासी ज्यादा थे, फौजी कम थे। अनफॉर्चुनेटली मैं आज यहाँ पे एक वाकया भी बताना चाहूंगा कि किस तरह एक कप ऑफ कॉफी ने किस तरीके से हमारे पाकिस्तान की किस्मत का फैसला किया, और किस तरीके से हमारा पिछली जो एस्टेब्लिशमेंट के लीडर जो है वो किस तरह बिहेव करते रहे। आज मैंने एक जगह पे मुझे पता चला है कि हमारे आर्मी चीफ की मुलाकात इलाही बरादरान, परवेज इलाही और ये इलाही बरादरान से किस तरह हुई, और किस तरीके से वो फैसिनेट करते रहे। एक कॉफी के कप के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। मैं अब उसकी थोड़ी सी स्टोरी ये बताना चाहूंगा कि बाजवा साहब के दो मामू हैं, वो पीटीवी में काम करते थे, वड़ैच बरादरी से उनका रिलेशन ताल्लुक था।
बाजवा साहब सर सैयद कॉलेज में पढ़ते थे, उनके एक मामू जो थे, उनके ऊपर पीटीवी पे कोई प्रेशर आ गया, कोई उनके ऊपर ज्यादती हो रही थी, कोई मसला बन गया, तो वो उन्होंने वेस्टेज में घर था, ज़हूरलाई साहब उस वक्त अभी जिंदा थे, तो वहां जाके उन्होंने उनसे मिले, तो साथ बाजवा साहब को ले गए। तो जिस तरीके से बाजवा साहब वहां गए और जिस तरह ज़हूरलाई बरादरान हमेशा मटन गोश्त और अच्छे खाने, आज भी वो मशहूर हैं सारे खाने पीने के चक्कर में, तो जब वो जाके बैठे, तो उस वक्त हालांकि काफी इतनी कॉमन नहीं होती थी, तो वो जो उनका नौकर था उसने पूछा आप चाय पिए हैं काफी, तो उनके मामू ने कहा मैं काफी पीऊंगा। तो काफी ला के पेश की गई, और बाजवा साहब अभी स्टूडेंट थे, बड़े मुतासर हुए, और थोड़ी देर बाद वो अंदर गए वड़ाइश साहब, जाके उन्होंने अपना मसला बताया ज़हूरलाई साहब को। उन्होंने ना सिर्फ फौरन उनका मसला हल कर दिया, बल्कि वो दरवाजे तक छोड़ने आए। अब उसके बाद जब ये चीफ बने, तो चौधरी शुजात हुसैन ने उस वक्त कहा, क्योंकि जट बरादरी से हैं बाजवा साहब, तो इनको मुलाकात इनसे की जाए। तो जब उन्होंने कॉल मिलाई, उनके जो आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ थे, जब उन्होंने बाजवा साहब को कहा कि ये फलां बंदे की कॉल आई, तो बाजवा साहब ने फौरन ना सिर्फ कॉल ली, बल्कि उन्होंने उनको वो वाकया बताया। उन्होंने कहा मैं तो मकरूज हूं आपका, आपके काफी का कप का इतना वजन है मुझ पे कि मैं उस पे पूरा सूबा पंजाब जो है उसको कुर्बान कर सकता हूं। तो वो फिर उन्होंने कुर्बान किया। उन्होंने फिर पकड़ पकड़ के वजीर आला बनाते रहे, बल्कि जब नाम दिया जाता था, जब बुजदार साहब के खिलाफ जब नाम कहते थे बुजदार को बदला जाए, तो पहला नाम वो देते थे। बल्कि इस पे डिटेल डिस्कशन उनकी हुई है कि इमरान खान साहब बार बार ये पूछते रहे हैं कि आप ये पहला नाम परवेज लाई साहब का देते हैं और दूसरा नाम अलीम खान का दिया जाता है। तो जो पहला नाम था, उन्होंने फरमाते थे, हमेशा एडवोकेसी करते थे उनकी परवेज लाई साहब की, कि इनके पास पॉलिटिकल कैपिटल ये बहुत ज्यादा है, ये थोड़े से लोग लेकर आएंगे और फिर आप नून लीग को तोड़कर आपकी पार्टी को बड़ा कर देंगे। और दूसरा, अगर आपको दूसरे कैपिटल वाला बंदा चाहिए, तो वो अलीम खान है, वो सारे लोगों को खरीद खरीद कर आपके पास ले आएगा। खान साहब डरते थे परवेज लाई से कि वो नून लीग तोड़ने की बजाय कि पीटीआई ने तोड़ के ले जाए, तो उन्होंने परवेज लाई से हमेशा वो खाइफ रहे हैं। आज अब पता चल रहा है कि मूनस लाई के ऊपर करप्शन के केसेस थे और उसकी गिरफ्तारी तक बचाते रहे हैं बाजवा साहब। तो अफसोस कि बाजवा साहब कभी बॉर्डर पे तवज्जो देते, शायद कोई फौज के अंदर रोल अदा करते। मैं समझता हूं कि बाजवा साहब का मुजस्मा जो है वो हमारी नेशनल असेंबली के बाहर लगना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पिछले जिस तरीके से 6 साल नौकरी थी उनकी एज ए चीफ और 5 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, तो मेरा ख्याल है वो फौज की बजाय सियासत में इन्वॉल्व थे। और साथ उन्होंने एक लाला सराय रखे हुए थे, वो भी उनके साथ काम करते रहे। और जिस तरीके से फौज को यूज किया गया है सियासी मकासद के लिए, मैं इस पे समझता हूं कि मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। कौम को एक बंद गली में ले आए हैं, बैंकरप्सी पर लेके आए हैं। ना सिर्फ कौम की मुआशरत तबाह हो चुकी है, फौज का डिफेंस भी, मोराल और हर चीज खत्म है। और दुख के साथ मैं कहूंगा कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है सिवाय खुदा के। तो मैं ये अफसोस के साथ बताता हूं कि एक चाय का कप तो चौधरी बरादरान ने इनको पिलाया, लेकिन उसके पीछे जब जिस तरीके से बाजवा साहब ने प्लेट में रख के पूरा पाकिस्तान दे दिया उनको, या पंजाब एटलीस्ट दिया, उसकी भी स्टोरी एक सुनाने वाली है। मैं आज इसको मेंशन करना चाह रहा था। आज पाकिस्तान के हालात, आपने कहा मुआशी तौर पर इलेक्शन का शोर है, 22 अरब रुपए का खर्चा चाहिए इलेक्शन कमीशन को अगर आज आपने इलेक्शन कराना है। मुआशी तौर पर आपके हालात ये हैं कि डार साहब ने फरमाया है कि IMF जो है वो अपने 9th रिव्यू के लिए नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाएंगे, देन वी विल गो टू द 9th रिव्यू। ये आपके सर्कमस्टांसिस हैं। अगर 800 अरब के नए टैक्सेस लगाए गए तो फिर हर जगह से आलामान होगा। और लेकिन जो करप्ट डुअल सिटीजन रूलिंग एलीट है, दे डोंट गिव अ, कहते हैं, आई एम सॉरी दैट लैंग्वेज मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन आज एक और जुल्म किया गया है गरीबों पर। 5 रुपए फी किलो आटा फिर आज महंगा कर दिया गया है। और इसका ना कभी कोई सोच सकता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। खान साहब ने आज जो अपने सूबा सरहद के जो उनकी उनसे उन्होंने वीडियो के जरिए खिताब फरमाया, और उसमें उन्होंने कहा कि बाजवा साहब एक फाशिस्ट थे, मेरे साथ डबल गेमें करते रहे हैं, फाशिस्ट हैं। और बार बार उन्होंने ना सिर्फ बाजवा साहब को लपेट में लिया है,
उन्होंने नई अपनी एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप को भी लपेट में लिया है और खान साहब की स्टेटमेंट है कि पीटीआई को इलेक्शन नहीं चाहिए, कौम को इलेक्शन चाहिए। कौम उस्मान बुजदार को मिस कर रही है, कौम फराह गोगी को मिस कर रही है, मुराद सईद को मिस कर रही है, कौम जुल्फी बुखारी के लिए तड़प रही है, वो फरदोस आशा कवान के लिए तड़प रही है। खान साहब खुदा दा ना लो, कुछ वो अकल नु हाथ मारो। आज जो आपने हाथ के साथ जिस तरह लकीरें लिखकर वो सुप्रीम कोर्ट को जो लेटर दिया है, मैंने अभी वो ट्वीट किया है। द पर्सन हु हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम एचिसन कॉलेज और ऑक्सफोर्ड को क्लेम करता है जो बंदा, मैं समझता हूं मेरी छोटी बच्ची जो है, जो 11th ग्रेड में, वो भी इससे अच्छा लेटर लिख सकती है। और ये पर्सन ही वांट्स टू बिकम एन प्राइम मिनिस्टर अगेन। देखिए दुख की बात है कि ये मुल्क इसको सवाए खुदा के, मेरा ख्याल है, और कोई किसी चीज का आसरा नहीं है। लेकिन 75 साल के बाद जो आपने इसका हालत कर दी है और जिस डगर पे आप चल रहे हैं, अब उसका और आखिरी बात, I'm सॉरी, मैं कहने भूल चुका हूं। हमारे मिस्टर हैंडसम ने सबसे आज जो बिलो द बेल्ट बात की है, जिसका मुझे सख्त दुख है, उन्होंने कहा है कि जो आजम स्वाति के साथ हो रहा है मेरे साथ होता तो मैं सुइसाइड बॉम्बर बन जाता। मैं शर्मिंदा हूं कि ये 3.5 साल इस बंदे ने प्राइम मिनिस्टरशिप की है और दोबारा बनने के लिए लाइन में लग चुका है। आप ये देखें वेस्टर्न मीडिया उसको किस नजर से देख रहा होगा। आपके इस्लामाबाद के अंदर जो एम्बेसडर हैं वो आज किस नजर से देख रहे होंगे कि व्हाट काइंड ऑफ ब्लंडर ही इज टॉकिंग अबाउट। आज की तारीख से मैं आपकी बात काटने लगा हूं। आज का दी इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, पाकिस्तानीज टर्न अगेंस्ट द आर्मी बिकॉज ऑफ इमरान खान। और आपको मजे की ये भी बात थोड़ी सी कर दें कि इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि मेरी गलती थी, मैंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, उस वक्त तो पार्लियामेंट से अप्रूव करा लिया था, लेकिन आज कह रहे हैं मेरी गलती है। और इंटरनेशनल मीडिया जो आपने जिक्र की है, मैंने सिर्फ आपको रेफरेंस दे दिया है। इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है कि किस तरह जो है पाकिस्तानी जो है वो फौज के खिलाफ हुए हैं और पहले उनको एक्सटेंशन देते हैं, उनको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व भी करते हैं, वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस पे भी थोड़ा रोशनी डालें कि ये जो एक्सटेंशन की खेल बंद होगी। इमरान खान तो कहते हैं मेरे से गलती हो गई है। नहीं, इनको गलती की बात कर रहे हैं। ये तो बाजवा साहब को इस दफा भी एक्सटेंशन दे रहे थे। ये कैसी ये बातें करते हैं। सारी दुनिया को पता है कि जलसों में गालियां देकर शाम को जाके उनकी मिन्नतें करते थे। ये तो बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना चाह रहे थे इस दफा भी। और मुझे किसी और ने आज बताया है कि बाजवा साहब के ससुर जाके नवाज शरीफ से मिले हैं लंदन में उनकी एक्सटेंशन के बारे में। तो ये मेरा मकसद है, कुछ ख्याल करें। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि खान साहब तो खैर, मैं आज इनका रिकॉर्ड देख रहा था 8 महीने में, खान साहब हार्डली कोई स्टेटमेंट दे के उस पे 48 आवर्स से ज्यादा उस पे नहीं ठहरते। 48 आवर्स में बहुत ज्यादा, 24 घंटे नहीं ठहरते, फौरन उसके ऊपर स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। या तो इनकी एज का ये तकाजा है कि 70 साल एज है, कोई जो कह देते हैं सोचे समझे, अगर बगैर कह देते हैं बाद में सोचते हैं ये मैंने क्या कह दिया। मैंने आज मैंने इनकी मुमासलत देखी है अल्ताफ हुसैन और इनके बारे में 19-20 का, ये सके बहन भाई लगते हैं मुझे। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को के खिलाफ वहां और भारत का सारा जो इस तरह वो लोग उनके ताने बाने जुड़ते थे, इनकी भी मुल्क दुश्मन जो इनकी कार्रवाइयां हैं, जो इस तरीके से अटैक करते हैं। और मैं बार बार ये आपको कहता हूं, ये रोमन सिविलाइजेशन के टाइम की ये फिलॉसफी और ये रूल जो किसी ने कहा था कि किसी मुल्क को तबाह करना हो तो उसकी कौम को उसकी फौज के खिलाफ कर दिया जाए। और आज एक वाहिद, और सबसे दूसरी सोसाइटीज में तो जुडिशरी भी काम करती होगी, लेजिस्लेशन भी काम करती होगी, एक इदारा होगा ना फौज। हमारा तो है ही सिर्फ फौज है जो सारे मुल्क को मैनेज करती है, अदालतों को भी वही मैनेज करती है, असेंबलियों में भी उठा के वही लोग लाते हैं, वोटों की रिगिंग भी आर्मी करती है। हमारी तो है ही सिर्फ आर्मी। अगर वो ही खत्म कर दी, दूसरा तो इदारा है ही नहीं है कोई। मेरा तो अलमिया ये है कि आपके सोसाइटी से तो फौज को निकाला ही नहीं जा सकता। निकाला गया तो आपका कंट्री फारग हो जाएगा बिल्कुल। यस डॉक्टर साहब, ये आपकी बात काटने लगा हूं, लेकिन सवाल है एक मेरे पास, और वो ये है कि इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि पाकिस्तान की जो नई मिलिट्री लीडरशिप है, इनको जनरल बाजवा के जो 8 महीने के पुराने जो एक्शंस वो कर रहे थे उससे अपने आप को पीछे कर लेना चाहिए।
और उसकी वो पादाश में ये कहते हैं कि वो लॉयल्टी शिफ्ट करें, वो मतलब हमें जो है वो सपोर्ट करें और आज़म सवाती जो है उसको रिहा करें। और सुना है कि उनको तो बलूचिस्तान भेज दिया गया है और जो गिल साहब हैं उनके ऊपर भी केस रजिस्टर हो गए हैं। उनके ऊपर तो भी 2 केसेस बल्कि बन गए। एक डेफेमेशन का केस किया है उसके ऊपर अब्बासी साहब ने, और उनका दूसरा क्वेटे के अंदर हुआ है। लेकिन बिल्कुल। चीमा साहब, खान साहब इज, अब अफसोस के साथ है, खान साहब के अंदर जमहूरी इक़्तिदार नहीं है, ट्रेनिंग ही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पकड़ के और लाया गया है, बच्चा जिस तरह बाप बच्चे को लाता है, उंगली पकड़ के लाया गया है, अब वो यही नई हमारी लीडरशिप से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे उठा कर ले जाएं और बिठा दें अंदर जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और पंजाब के अंदर वो फरा गोगी फिर दोबारा आ जाए वापस, और मैं कोई एक टूटा फूटा सा एमपीए जो है रख दूं, वो अपनी वारदात डाले, और ये इधर से जो है हमारा मलक रियाज अपनी वारदात डाले, तो सारा तमाशा करे। तो खान साहब कुछ हथौड़ा करो, नई लीडरशिप को कुछ करने दें, अगर वो पाकिस्तान के लिए कुछ अगर करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ ट्रांसफरें इधर उधर आज की हैं। आज पीटीआई के जो लौंडे लपाड़े हैं, उन्होंने एक और शुरली छोड़ी है कि जो जनरल गफूर हैं वो आईएसआई के हेड बनने वाले हैं। मेरा मकसद अब उनके पीछे पड़ गए हैं, अब उनका भी जो है खराब करेंगे ट्रैक रैकेट उनकी जॉब का भी। लेकिन ये कि अब ख्वाब इनको ना सोए में भी ख्वाब आते हैं कि अब और शुरलियां छोड़ते हैं कि जी वो जनरल फैज हमीद जो है वो अब पीटीआई को जनरली ज्वाइन करने लगे हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो अगले मेरा मकसद है कि हमारे और इस तरह की कई आज मैं देख रहा था चीजें, और फिर मैंने उसके बाद में पढ़ने की कोशिश की है। द ट्रेडिशन इज के आर्मी जनरल whoever the army officer is, he has to wait for 2 years। उससे पहले जो कुछ भी करना होता है एनओसी लेना पड़ता है जीएचक्यू से उनको। खैर ये भी हर कोई पता नहीं जीएचक्यू से भी एनओसी लेना कौन सा मुश्किल है, वो भी उत्थे भी कई रबड़ स्टैंपां पईयां होणियां, किसी ने मोहर ला के उन्हें हाथ से फड़ा देनी। नहीं तो जब वो पावर में थे सियासत तो तब कर रहे थे, अब क्या सियासत करनी है। हाँ, अब तो हुण तो नहीं हो सकता पीटीआई चुक के मोढे ते पा लेना। इधर देखे मैं आज चीमा साहब, क्योंकि पीटीआई के अंदर ना लीडरशिप बड़ी चाहिए। मुनस अलाई साहब के बारे में आपने सुना होगा कि वो नून लीग से क्यों डरते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ बैठने से क्यों डरते हैं, क्योंकि उधर लीडरशिप मौजूद है, बड़े बड़े पुराने लीडर मौजूद हैं। इधर इनके पास लौंडे लपाड़े हैं 25-25 साल के, दाढ़ी मूछों के बगैर वाले बच्चे हैं। तो मुनस अलाई साहब समझते हैं मैं इधर जल्दी फिट हो जाऊंगा, लेकिन ये नहीं पता कि खान साहब जो है वो हमेशा अपने मौसम को सबसे पहले वारदात उस पर डालते हैं। मुनस अलाई साहब की भी गलतफहमी है, उनको भी चाहिए जरा सोच समझ के इनके साथ चलें। खान साहब के जितना को नजदीक है लॉयर हुआ है, सबसे पहले खान साहब उसी को फारग करते हैं। इनको सबक चाहिए, सीखें अपने तरीन साहब से, और उसके बाद अलीम साहब से। अलीम साहब ने तो बड़ा पैसा जाया किया इनके पीछे वो बेचारे, और दूसरा उन्होंने जहाज अपना ऊबर बना दिया था। तो इस तरह खान साहब के बारे में ये सबसे मशहूर यही चीज है। मुबशर लुकमान से मैं चाहूंगा कि हमारे जो है चौधरी साहब मुनस अलाई साहब किसी दिन आधा घंटा मुबशर लुकमान से मिल लें, तो मोहसन बेग से मिल लें, तो मैं चाहूंगा। वो बहुत नजदीक थे। आप हमारे मुनस अलाई साहब ने तो कुछ किए ही नहीं इनके लिए। मुबशर लुकमान जो वो तो रहते ही बनी गाला में थे, और मोहसन बेग से पूछें कि उन्होंने कितना पैसा इकट्ठा करके उनको दिया था, और उसके रिटर्न में अल्लाह ने उसके साथ किया क्या था। उनकी नंगी वीडियो बना बना के कही जाती थी कि फोन पे तस्वीरें भेजें। तो ये तो पाकिस्तान के हालात हैं चीमा साहब। बस अब अल्लाह तवक्कल पे ही काम चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि लोग मेरे जैसे कई हैं ऐसे पुरुमीद हैं इस वक्त नए आर्मी चीफ से, शाह साहब से, और दूसरा काजी फयाज ईसा से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। इसी तरह की उम्मीदें जब कभी खान साहब के ऊपर लगा के बैठे थे, क्या करें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन ये कि अब देखें क्या आने वाले दिन क्या बताते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज शाह साहब ने, हमारे सैयद आसिम मुनीर साहब ने, ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब, गॉन टू द एलओसी, विजिट किया उन्होंने, और उन्होंने जवाब दिया इस चीज का जो कि देना चाहिए था, बहुत लेट था। बल्कि ये जवाब बाजवा साहब को चाहिए था, लेकिन बाजवा साहब अल्टीमेटली डिफेंस के प्लाटों में बिजी थे, जाने के लिए उन्होंने अपनी तैयारियां कर रहे होंगे, वो अच्छे अच्छे प्लाट कार्नर वाले देख रहे होंगे वो, तो फिर उसमें फिर वो जवाब नहीं दे सके, बिजी थे। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आज एक मैं आपकी अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता हूँ। एक आर्टिकल लिखा है अहमद बिलाल महबूब ने, इस्लामाबाद बेस्ड एक थिंक टैंक है, पिल्डैट उसके हेड हैं। उन्होंने आर्टिकल लिखा है, मैं चाहता हूँ आप उस पे रोशनी डालें। उन्होंने आर्टिकल लिखा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत कितनी महंगी है। और तार साहब उन्होंने जो इस पे बताया है, जो कि इंतहाई शर्मनाक किस्म की बात है,
कि जब से पंजाब असम्बली इमरान खान साहब ने ये दोबारा परवेज लाई सीएम ऑफिस में है, ये असम्बली कभी रिसेशन में गई नहीं, इसकी वो हमेशा असम्बली चल रही होती है। और उन्होंने क्या किया है कि पिछले 7 महीनों से असम्बली चल रही है, जिसमें 40th, 41st और 42nd सेशन हुए हैं, जो 3 सेशन किए हैं, लेकिन एक एक दिन के गैप से। 7 महीने से असम्बली चल रही है। और तारड़ साहब, इसके अलावा नेशनल असम्बली की भी यही हालत है। और इलेक्शंस की वो उन्होंने बात की, और जो उन्होंने बेसिकली वो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में एक जो नेशनल असम्बली का इलेक्शन होता है तारड़ साहब, उस पर जो एवरेज कॉस्ट आती है वो 80 से 90 मिलियन आती है। और अभी जो रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें तारड़ साहब वो बताते हैं कि जो एवरेज वोटर टर्नआउट था वो 45% से भी कम था, जबकि कहते हैं कि दुनिया में जो ग्लोबल एवरेज वोटर जो टर्नआउट होता है वो 66% होता है। मींस कि हमने 80-90 मिलियन एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे भी लगा दिया, इमरान खान साहब असेंबली में भी नहीं गए, वोटर टर्नआउट भी कम है, अरबों रुपए इसमें जाया कर दिए। और वो जो असेंबलियां इस वक्त सेशन में है, जो कोई कानून साजी नहीं कर रहे, और इसलिए कानून असेंबली सेशन में है कहीं गवर्नर ये ना कह दे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो पंजाब के अंदर। सो ये जो सिचुएशन है कि जहां पे डेमोक्रेसी हमें महंगी पड़ रही है, यानी कि ये लेजिस्लेशन करते कोई नहीं है, वहां पे अवाम के मसाइल हल कोई नहीं होते, लेकिन सिर्फ सेशन में इसलिए बैठे हुए हैं ताकि हमारे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना आ जाए। तारड़ साहब, जमहूरियत तो साढ़े ते गिटे बह गई है। दूसरा आपने ये नहीं बताया कि वो कईयों के तो कारोबार यही है ना, टीएडीए लेना होता है उन्होंने बैठ के। वही ना, वो और दूसरा ये क्योंकि भोले ने जदादा बेच के इलेक्शन लड़े होंगे। बल्कि इस वक्त मजे की बात यह है कि सबसे बड़ी, मैं जब इसको देख रहा था कि इमरान खान साहब जो है असेंबली, उनको सबसे ज्यादा रिजेंटमेंट आएगी अपनी पार्टी के अंदर से, क्योंकि वो कहते हैं जी हमने पैसे दिए थे 5 साल के झूठे आंदे, साढ़े झूठे असा पूरे लेने। अंदर से रेजिस्टेंस आ रही है। और मजे की बात बता देता हूं कि आज आप अपने एमपी या एमएनए इकट्ठे कर लें, उनको लेजिस्लेशन के स्पेलिंग नहीं आएंगे। उनको पता ही लेजिस्लेशन क्या है। मेजोरिटी के बीए जाली हैं, जो पहले बीए की शर्त होती थी, अब तो मेरे ख्याल वो शर्त भी नहीं रही मेरे ख्याल, लिखने के वो जाली बीए थे। मैं अक्सर को एमएनए हजरात जो थे अपने, मेरे कई दोस्त अजीज से, मैं कहता था चोर साहब बीए कर लिया, बीए की डिग्री लाए और मैट्रिक भी कर लो। तो चीमा साहब, दर हकीकत ये है कि कौन सा एक महकमा खा रहा है। पीआईए के नहीं पायलट आपने देख लिए, तो उनका एक एक त्यारे पे 10-10 हजार एम्प्लॉई आपने रखा हुआ, त्यारा चलने के काबिल नहीं है, त्यारे आपने कबाड़ा खाने से लेके ओवरऑल किए। कौन सा एक रेलवे चल रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट है जो नहीं पाकिस्तान को निचोड़ रहा, नहीं खा रहा? कोई बता दे एक फलाना डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है जी, वो बड़ा इस प्रोड्यूसिंग और इस आइडियल और सर, तो ये क्या फर्क पड़ता है जब आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। बल्कि मेरी तो उनसे जो जिन्होंने लिखा है आर्टिकल, मेरी तो रिक्वेस्ट ये होगी कि जमहूरियत किस तरह महंगी पड़ रही है। मैं तो उसको जमहूरियत ही नहीं कहता, ये जमहूरियत थोड़ी है। जो सियासी पार्टियों के अंदर ही जमहूरियत जो अमल नहीं होता, उनके अंदर ही इलेक्शन नहीं होते, इंट्रा इलेक्शन ही नहीं होते उनके अंदर, तो ये कौन सी जमहूरियत? कंट्रोल्ड जमहूरियत है। आपने सिर्फ जमहूरियत रखी है अमेरिका से पैसे लेने के लिए कि उनको बताया जाए कि मार्शल नहीं, मिलिट्री डिक्टेटर जड़ा, वैसे गवर्नमेंट तो बाजवा साहब ही चलाते रहे। मोदी साहब बार बार कहते रहे कि हमें समझ नहीं आती बात किससे करें। पिछली दफा डोनाल्ड ट्रंप को मिलने आए तो बाजवा साहब को साथ आना पड़ा, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, साइन एक करेगा, अंगूठा तुसी लाना। मजाक में ऐसे होता कोई नहीं है कि अमेरिकी सदर को वजीर आजम मिल रहा हो, साथ मुल्क का आर्मी चीफ भी हो। बिल्कुल, ये पिछली दफा आए, उन्होंने कहा क्योंकि एम्बेसडर्स को पता है इनके पास क्या है, इनको तो सिर्फ प्रेसलिव तरमीम के जरिए इनकी शक्ल सामने रखी जाती है, और उसमें भी खुश है वो, क्योंकि उनके लौंडे लपाड़े तो 25-25 साल के, वरना उनको क्या, मैंने आपको कई दफा कहा कि ये पीटीआई के मिनिस्टर थे, इनको तो मोहल्ले के किराने पे गोल्ड लीफ उधारी को नहीं देता दुकानदार, और इन्हें पता है हमने दोबारा इलेक्शन भी नहीं जीतना, या एमएनए भी नहीं बनना जिंदगी में, होने ही झूठे सारे ले लो, होना भी नहीं पाई खोल के। जिस तरह से देखे ना, मैं बल्कि पूरा मैं सोच रहा था एक सेगमेंट करूंगा सादिक संजरानी के, पूरा उन्होंने जो वारदात उन्होंने डाली, पहली वारदात तो वो डाल गए ना आपके हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब, हैदराबाद से जहाज उड़ के आए, 12 बक्से 14 बक्से लेके दुबई चले गए। पहली वारदात उन्होंने डाली है, और दूसरी वारदात सादिक संजरानी डाल रहे। वालिद इनका हेड मास्टर था प्राइमरी स्कूल का, टीचर था,
और जिस खूबसूरती के साथ वो अरबपति बने हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछ। उनसे किसी ने पूछा है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन लॉ के जरिए कि आपने लाला सराय के कहने पर चकवाल सारे चकवाल के बंदे भर्ती कर लिए सेनेट में, इंफॉर्मेशन दे दें कि कौन कितने मुलाजिम हायर किए। उन्होंने जवाब दिया ये मेरा अपना इस्तेकाक है कि मैं जवाब इसका ना दूं, और ये लेजिस्लेशन कर रहे थे राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं। वहां से सोना और कई मादरियात और लोहा निकाल निकाल के बलोचिस्तान से, और इनके एक अजीज जो वहां से लोहा निकाल रहा है उसके पास लाइसेंस ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे हुकूमत पाकिस्तान के खर्चे पे वहां पे ट्रेन लाई गई थी कि माइनिंग की चीजें ट्रेनों पे लाई जाए, वो ट्रेन भी उठा के बेच दी इन्होंने, ट्रेन की पटड़ी भी उठा के बेच दी। और सादक ट्रांसपोर्टेशन इनके अपने नाम पर है, सारा ठेका उसके पास है उन सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का। और चाइना जा रहा है, सारे उसको मिलके खा रहे हैं सारे को, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। नैब के किसी अफसर ने उसके ऊपर तहकीक की है, और वो तहकीक कोर कमांडर को दी गई थी क्वेटा, वो रिसर्च दी गई थी कि ये हर ट्रक के ऊपर ये 10-10, 15-15 टन एक्स्ट्रा तांबा जा रहा है, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन को किसी ने उसको लिफ्ट ही नहीं कराई। और इतनी ज्यादा करप्शन है इस वक्त आपके तोरखम और चमन बॉर्डर के ऊपर कि आप सोच नहीं सकते। इनको हर 6 महीने साल बाद वहां पे सारा अमला चेंज करना पड़ता है, क्योंकि सारे अरबपति बन जाते हैं। ओहो, सही कह रहे हैं, सारे अरबपति बन जाते हैं। लेकिन ये चीमा साहब, मैं हमेशा अर्ज करता हूं, नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। आप इतने शौक से जो चीजें इंपोर्ट करते हैं हर चीज, आप नेशनलिज्म भी इंपोर्ट कर लें खुदा के लिए, कहीं से चाइना से मंगवा लें। आपके कपड़े, जूते, दिल, दिमाग सारा इंपोर्टेड है, तो आप उसको भी कहीं से इंपोर्ट कर लें, वरना अब आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपका ना मुआवजा भारत के साथ है आज, ना आपका कंपैरिजन बांग्लादेश के साथ। अब आपके जिहाद के नारों से तालिबान शर्मिंदा हो रहे हैं। तार साहब उधर भी तो बताए ना, मैं आपकी बात काटने लगा हूँ, उधर भी तो हमला हो गया, और वो देखे ना तालिबान हमसे हमारे डॉलर पे भी प्रेशर है, हमारी इकोनॉमी भी तबाह हो गई, सारे यहाँ पे आ गए हैं और हमारे एम्बेसडर को वहां गोलियां मार रहे हैं और जवाब भी नहीं देते कुछ। नहीं, उसकी वजह ये है ना कि आपने मैनेज नहीं किया सही तरीके से, आपने उनको मैनेज ही नहीं किया। इंडिया को आपने उनको आज तक अपनी स्ट्रेंथ शो ही नहीं की। आप पहले उनको असला देकर नेगोशिएट करते थे, अब पैसे कैश देकर उनसे नेगोशिएट करते हैं। आपने आज तक उनको हैंडल ही नहीं सही किया। और ये महाजरीन है, ये महाजरीन नहीं है, ये काबजीन है। ये ना आपसे पूछ कर आए हैं, ना आपसे आपके कहने पे जाएंगे, ये ना वो जा रहे हैं। अब उनके पास शनाख्ती कार्ड है, उनके पास पासपोर्ट है, अब उनके पास पाकिस्तानी। और ये इस वक्त इसलिए मैं कह रहा था, बाजवा जो लोग इन चीजों के जिम्मेदार हैं उनके ऊपर मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। कौन करेगा? कौन कर सकता है डॉक्टर साहब? कोई नहीं कर सकता वाकई। लेकिन ये कि जिस सोसाइटी के अंदर सजा जजा का कॉन्सेप्ट ना हो, वो खत्म हो जाती है। यस, खत्म हो जाती है। चलें देखें फिर, कोई नहीं। जिस तरह ये कौन सा पहला बंदा था जिसने पाकिस्तान के साथ ज्यादतियां करी? 75 साल की हिस्ट्री मौजूद है, 75 साल की हिस्ट्री। खुदा की अदालत तो मौजूद है ना चीमा साहब, मेरे जैसे बंदों को उस पर यकीन भी है। खुदा की अदालत तो मौजूद है। जिन्होंने अपनी मादरे मिल्लत के साथ की है, उसका खुदा तो देख रहा है ना उनको। चले कोई नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, खुदा तो देख रहा है, लेकिन आज सऊदी अरब ने तार साहब $3 अरब जो हैं वो कह दिया कि हम आपको एक्सटेंड कर देते हैं। वो तार साहब $3 अरब भी चले जाए तो पीछे $4 अरब पूरे 200 मैं कहता हूँ एक दफा सऊदी अरब को ले लेना चाहिए। और मैं अब दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला इनको, लोगों को हदायत दे, मुल्कों को, इनको पैसा कोई ना दे, ना इनको एड दे, ना इनको पैसा दे। एड तो देनी बंद कर दी, दुनिया के पास पैसे ही नहीं। कर्जा भी ना दे, क्योंकि वो कर्जा असली जगह पे तो पहुंचते ही नहीं, वो तो आता है इस्लामाबाद से लंदन चला जाता है, और कौम तबाही के दाने पर है, मोरालिटी वाइज भी, और हर चीज खत्म कर दी, हर चीज। देखे जो नया इन्होंने दिया था, मैं आज बल्कि आज एक और वाकया हुआ है लाहौर के अंदर, खासकर मैं वो मेंशन करना चाहता हूँ आपसे, कि वहां पे अब जो इन्होंने नई छावनी बनाई है अपना जमान पार्क में, वहां पे लोग सारा दिन जलील होते हैं, वहां पे सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं। एक बच्चा मोटरसाइकिल पर जा रहा था अपनी बीवी के साथ, तो उसने तंग आके खड़े होके घड़ी चोर के नारे लगाए। वहां पे एक हमारे तहरीक इंसाफ के खातून, एक उस वर्कर ने उसकी बीवी के सामने मारा है उसको आज लाहौर।
और इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप कितने अरसे से नवाज शरीफ के घर के सामने लंदन में बैठे, उन्होंने मारा आज तक किसी को पकड़ के वहां पे? यस। आपके घड़ी चोर का नारा, वो बच्चा तंग आके अपनी बीवी के साथ मोटरसाइकिल पर था, वो कहता मैं रोजाना यहाँ 2-2 घंटे सड़क के ऊपर स्टक हो जाता हूँ। तो मारा गया उसको, खान साहब की जो छावनी है वहां पे उन्होंने उसके सामने मारा है उसको पूरी तरीके से। और बल्कि ऐसे जालिम लोग हैं ये, इनको मुझे अभी याद है, खान साहब से एक दफा एक तहरीक इंसाफ के वर्कर ने सवाल कर लिया था खान साहब से, तो बाद में लड़कों ने उसको मारा था जो तहरीक इंसाफ के। तुम्हारी जुर्रत किस तरह हुई है कि अमीरुल मोमिनीन के सामने ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से बात करो, अकबर बादशाह के सामने दरबार में तुमने खलल डाल दिया। तो ये जो इसके रिजल्ट बड़े अजीब निकलेंगे इस कौम के। जो तरबियत जो खान साहब ने फरमाई है, खान साहब तो चले जाएंगे लंदन में अपने बच्चों के पास। एक सजा, ये कौम जो है सजा, लम्हों की सजा सालों में भुगतेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो लम्हे थे, ये 5 साल 6 साल ये लम्हे हैं किसी मुल्क की तारीख में। इतने साल तो लम्हे होते हैं और हमारा मुस्तकबिल जो है वो इन लोगों के हाथ में है, जिनके अभी जो खुद अपना पैसा बाहर भेज रहे हैं, खुद आपस में एक-दूसरे से लड़ रहे हैं और खुद गुमनामी में चले गए हैं और अवाम को जो है वो बदनामी उनके लिए छोड़ गए हैं। और बच्चों का जो मुस्तकबिल है, जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो अदारे हैं, वो उनकी हालत हमारे सामने है। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब। बल्कि मैं मेंशन करूँगा कि यहाँ पे आपने थोड़े दिन पहले जब एक सवाल किया जुडिशरी के हवाले से रिसेंटली, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो आपने सवाल किया कि पाकिस्तान की जुडिशरी का क्या मुस्तकबिल है, तो वहाँ पे जो भी लोग मौजूद थे उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो खामोश थे। हालांकि उनका जुडिशरी से ताल्लुक था। तो दैट शोज़ कि जो है सिस्टम जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट प्रोसेस से गुजरा है। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच साहिद तार साहब फॉर योर टाइम सर, बड़ी मेहरबानी।